हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे एनक्लक्स जो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। पिछली 3 क्लासेस में मैंने आपको 75 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज जो है मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस जो है आपको कराने वाला हूँ। अभी तक किसी ने पिछली वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी वीडियो के, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, आपके सामने जो प्रश्न है आज का 76 नंबर प्रश्न, ये क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द चेंज ऑफ शिफ्ट द ऑनकमिंग नर्स नोट्स ए discrepancy in the number of oxycodone listed at the number of present with narcotic drawer. The nurse first action should be। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नर्सिंग ऑफिसर है, उसका शिफ्ट का चेंज होने वाला है। तो आने वाली जो नर्स है वो नोट करती है कि जो नंबर ऑफ ऑक्सीडोन लिस्ट किए गए हैं वो कितनी प्रेजेंट है नारकोटिक ड्रॉवर के अंदर। तो पहला इसको चेक करने के लिए पहला क्या एक्शन होना चाहिए इस चीज़ का, नर्स का, कि भाई कितनी नारकोटिक ड्रॉवर के अंदर वो मेडिसिन रखी गई है। इसके लिए पहला जो क्या है एक्शन क्या होना चाहिए नर्स का। तो आंसर क्या होगा इसका? नोटिफाई द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। क्या ये फार्मासिस्ट को नोटिफाई करना होता है, या फिर नर्सिंग सुपरवाइजर को करना होता है, या फिर बोर्ड नर्सिंग को करना होता है, या फिर डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो देखिएगा दोस्तों, जो पहला एक्शन होता है नर्स का वो होता है कि जो फाइंडिंग आपको दिखाई दी है उसको नर्स सुपरवाइजर को क्या करना, बताना। क्या करना? नर्स सुपरवाइजर को बताना। ठीक है, ये पहली आपकी प्राथमिकता होती है। ठीक है, क्योंकि बात करते हैं फार्मेकोलॉजी के अंदर कोई भी एरर आता है ना, अगर कोई भी ड्रग के अंदर कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो वो एरर के बारे में जानकारी देना। कोई भी चीज़ के बारे में एरर आता है किसी दवाई के बारे में तो उसकी जानकारी देना। तो ऑनकमिंग नर्स का काम होगा कि नर्सिंग सुपरवाइजर जो है, जो सुपरवाइज कर रहा है सारी चीज़ों को, उसको बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई भी मेडिसिन के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जानकारी नर्सिंग सुपरवाइजर को देनी होती है। तो बेहतर उत्तर क्या होगा आपका इसका? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। द नर्स इज असेसिंग ए स्टाफ ऑफ द डे, विच असेसमेंट शुड बी गिवन टू द नर्सिंग असिस्टेंट। एक नर्स है जो कि असाइन कर रही है स्टाफ कि दिन के अंदर कौन से स्टाफ काम करेंगे, इसकी असाइनिंग ड्यूटीज कौन कर रही है? नर्स कर रही है। तो विच असाइनमेंट शुड बी गिवन टू द नर्सिंग असिस्टेंट। तो कौन सा काम नर्सिंग असिस्टेंट को देना बिल्कुल सही रहेगा? देखो, नर्सिंग असिस्टेंट वो होती है जो नर्स के साथ में मिलकर काम करती है, तो उसकी ड्यूटीज असाइन करने का काम नर्स का होता है। तो कौन सा ऐसा काम जो है नर्सिंग असिस्टेंट को देगी, असाइन करेगी ड्यूटी नर्स? कौन से पेशेंट को केयर करने के लिए नर्सिंग असिस्टेंट को वो ड्यूटी असाइन करेगी? तो चार ऑप्शन में से बेहतर आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि टेकिंग द वाइटल साइंस ऑफ द 5 मंथ ओल्ड विद ब्रोंकोलिथियस। एक ऐसा पेशेंट है, 5 साल का बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है, सॉरी, उसको क्या हुआ है? ब्रोंकोलाइटिस हुआ है, उसका वाइटल साइन आपको लेना है। दूसरा प्रश्न, टेकिंग ए वाइटल साइंस ऑफ 10 ईयर ओल्ड विथ ए 2 डे पोस्टमार्टम अपेंडेक्टोमी। 2 दिन पहले एक 10 साल के बच्चे की अपेंडेक्टोमी हुई है, उसके वाइटल साइन लेने हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन टू द 2 ईयर ओल्ड विद पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। एक 2 साल का बच्चा है जिसको पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हुआ है, उसको मेडिसिन देनी है। और चौथा ऑप्शन है एडजस्टिंग द ट्रैक्शन ऑफ द 1 ईयर ओल्ड विद फ्रैक्चर ऑफ टीबिया। एक साल का बच्चा है जिसको टीबिया बोन के अंदर फ्रैक्चर है, उसकी जो ट्रैक्शन है उसको एडजस्ट करना है। तो नर्सिंग असिस्टेंट को कौन सा काम देगी? तो ध्यान रखना दोस्तों, नर्सिंग असिस्टेंट को काम देने वाला कौन सा है? तो नर्सिंग असिस्टेंट को काम देने जो वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है वो कौन सा है दोस्तों? बी वाला ऑप्शन। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ बी वाला ऑप्शन क्यों आंसर होगा। तो सबसे राइट आंसर कौन सा है आपका? टेकिंग द वाइटल साइंस ऑफ द 10 ईयर ओल्ड विथ 2 डे पोस्ट अपेंडेक्टोमी। ठीक है, तो दोस्तों ये आंसर क्यों होगा ये ध्यान रखना। एक क्लाइंट है एपेंडेक्टोमी का जो कि मोस्ट स्टेबल पेशेंट है। क्या है पेशेंट? पेशेंट कौन सा है? स्टेबल है पेशेंट। कैसा पेशेंट है? स्टेबल पेशेंट है। और ऐसे क्लाइंट में नर्सिंग असिस्टेंट को काम देना बिल्कुल सही रहता है। ठीक है,
इसलिए स्टेबल पेशेंट को हमेशा नर्सिंग असिस्टेंट को बताना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई किस प्रकार से आप और कार्य कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन को किस प्रकार से आप सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक न्यू नर्सिंग ग्रेजुएट है, वो इंडिकेट कर रही है चार्टिंग के एंट्रीज को। ठीक है, क्या कर रही है, चार्ट के एंट्रीज को इंडिकेट कर रही है। ए नर्स है जो है ना, क्या कर रही है, चार्टिंग को एंट्री कर रही है, चार्ट कर रही है, एंट्री कर रही है ना। डेट शी ही इज ए लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, वो क्या है, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स है। आल्दो ही हैज नॉट येट रिसीव द रिजल्ट्स ऑफ लाइसेंसिंग एग्जाम, उसको अभी तक लाइसेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो नहीं मिला है। द ग्रेजुएट एक्शन कैन रिजल्ट इन विच टाइप ऑफ चार्ज, तो ये जो चार्ज है ये किस प्रकार का चार्ज होता है, किस प्रकार की कंडीशन होती है। यानी कि एक नर्स है जो है ना एज ए लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स काम कर रही है और चार्ट के अंदर एंट्री कर रही है। ठीक है, अब क्या है, वो जो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स है उसको लाइसेंस अभी तक नहीं मिला है क्योंकि उसका रिजल्ट ही नहीं आया है। तो ग्रेजुएट का कौन सा एक्शन होना चाहिए उसके प्रति, किस प्रकार की खामी है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो ये खामी है वो कौन सी है, इसको बोलते हैं फ्रॉड। क्योंकि आइडेंटिफाइंग ऑन सेल्फ एज ए नर्स विदाउट ए लाइसेंस डिफॉल्ट्स इज नॉन एज प्रोस्पेक्टेड। ठीक है, तो ये किसी प्रकार का एक फ्रॉड है, यानी कि ऐसे काम को करना क्या कहलाता है, फ्रॉड कहलाता है। इसलिए कभी भी ये ऐसी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ए क्लाइंट विद एक्यूट ल्यूकीमिया डेवलप्स ए लो वाइट ब्लड सेल काउंट, एक क्लाइंट है जिसको एक्यूट ल्यूकीमिया हुआ है, ब्लड कैंसर हुआ है एक्यूट। अब उसके जो वाइट ब्लड सेल काउंट है वो लो हो गए हैं, कौन से वाले, जो मैच्योर डब्ल्यूबीसी है वो कम हो गई है। ठीक है, इन एडिशन टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ आइसोलेशन द नर्स शुड, उसको आइसोलेशन में रख के पेशेंट को क्या करना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ल्यूकीमिया जो होता है ये क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। और इसके अंदर ये क्या होता है, ब्लड कैंसर होगा, ब्लड के अंदर कैंसर होता है। और बेसिकली बेबी चिल्ड्रन को देखने को मिलता है स्मॉल एज ग्रुप में। और इसके अंदर डब्ल्यूबीसी है कौन सी वाली, इमेच्योर, इमेच्योर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है और मैच्योर डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इस वजह से क्या है, आपको ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर देखने को मिलता है बच्चों में, एक्यूट ल्यूकीमिया। अब आइसोलेशन में जब पेशेंट को रखेगी महिला, तो क्या वो जो नर्स है वो क्या करेगी, नर्स को क्या करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका रिक्वेस्ट द फूड बी सर्व विद डिस्पोजल यूटेंसिल, आपको जो भी खाना देना है बच्चे को वो आप डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स में दें। बी ऑप्शन है कि आस्क द क्लाइंट टू वियर मास्क व्हेन विजिटर आर प्रेजेंट, जब भी विजिटर आते हैं तो हमेशा मास्क पहन के आएँ। तीसरा ऑप्शन है प्रिपेयर आईवी साइड्स विद माइल्ड सोप एंड वाटर एंड अल्कोहल, आपको क्या करना है, जो आईवी साइड्स है उसको माइल्ड सोप और अल्कोहल से साफ करना है। या फिर प्रोवाइड फूड्स इन सील्ड सिंगल सर्विंग पैकेज, आपको जो भी खाना पेशेंट को दे रहे हैं वो सिंगल सील्ड सर्विंग पैकेजेस में होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका बेहतर आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बेहतर आंसर होगा डी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि जो भी आप खाना दे रहे हैं उसको क्या है, सील्ड आइटम्स को सील रखना है। क्योंकि जो क्लाइंट है वो क्या हो चुका है, इम्यूनिटी इसकी कमज़ोर हो चुकी है, इम्यून सप्रेस्ड हो चुका है। तो जो भी आप खाना देंगे वो सील्ड कंटेनर में देंगे ताकि फूड के अंदर कोई कंटामिनेशन ना हो। इसलिए ये ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही बनता है। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक 70 साल का मेल है जो रिकवर कर रहा है किससे, स्ट्रोक से, किससे रिकवर कर रहा है, स्ट्रोक से रिकवर कर रहा है। और एग्जिबिट साइंस ऑफ यूनिलैटरल नेगलेक्ट,
विच बिहेवियर इज सजेस्टिव ऑफ यूनिलेटरल नेग्लेक्ट। यूनिलेटरल नेग्लेक्ट को देखते हुए कौन सा जो बिहेवियर है वो सजेस्ट कर रहा है कि ये यूनिलेटरल नेग्लेक्ट कर रहा है, चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहा है। यानी कि ध्यान रखें, 70 साल का एक व्यक्ति है, वो रिकवर कर रहा है स्ट्रोक से और एग्जिबिट साइंस ऑफ यूनिलेटरल नेग्लेक्ट। अब कौन सा बिहेवियर ऐसा है जो सजेस्ट कर रहा है कि यूनिलेटरल नेग्लेक्ट वो पेशेंट कर रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। द क्लाइंट इज ऑब्जर्विंग शेविंग ओनली वन साइड ऑफ हिज फेस। एक क्लाइंट है जो सिर्फ अपने एक साइड ऑफ फेस की ही क्या कर रहा है, शेविंग कर रहा है। तो ये क्या साइन होता है कि यूनिलेटरल नेग्लेक्ट का, यानी कि मतलब एक चीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना, ये चीज़ है। द क्लाइंट इज स्टेबल, the client is unable to distinguish between two tactile stimuli presented simultaneously. The client is unable to complete a range of vision with turning a head side to side, या फिर the client is unable to carry out cognitive and motor activity at the same time. तो ध्यान रखिए दोस्तों, चार ऑप्शन में से बेहतर आंसर कौन सा हो जाता है, तो बेहतर आंसर होगा आपका ए। द क्लाइंट इज ऑब्जर्व्ड शेविंग ओनली वन साइड ऑफ हिज फेस। क्लाइंट है वो सिर्फ अपने एक साइड ऑफ फेस की ही शेविंग करता है, बाकी दूसरे की नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत बेहतर एग्जाम्पल हो जाता है यूनिलेटरल, यानी कि एक साइड को नेग्लेक्ट कर देना। इसमें पूछा जा रहा है यूनि मतलब कि एक तरफ को नेग्लेक्ट करने का सबसे बेहतर उदाहरण कौन सा है, तो यही सबसे बेहतर उदाहरण है कि एक साइड की शेविंग करता है, एक फेस की, एक तरफ की फेस की शेविंग वो करना नहीं चाहता या भूल जाता है या करना नहीं चाहता या करता नहीं है। तो ये जो है यूनिलेटरल, यानी कि एक तरफ की चीज़ को नेग्लेक्ट कर देना, इसका बेहतर एग्जाम्पल ये सजेस्ट कर रहा है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बात करते हैं, The nurse is providing discharge teaching for a client with taking disulfiram। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अल्कोहल जो पेशेंट अल्कोहल लेते हैं उनका अल्कोहल को छुड़ाने के लिए हम डाइसल्फराम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज टीचिंग जब किसी पेशेंट की हो रही है तो उसको डाइसल्फराम के बारे में मतलब डाइसल्फराम दी जा रही है। तो नर्स को क्लाइंट को क्या बताना है कि भैया आपको जब भी इस दवा को लेना है तब कौन सी चीज़ को आपको साथ में नहीं खाना है। तो ऑप्शन है आपका पीनट्स, डेट्स, रेजन्स। सेकंड ऑप्शन है आपका फिक्स चॉकलेट, एग प्लांट। तीसरा है पिकल सलाद, वेनेग्रेट ड्रेसिंग्स, बीफ, या मिल्क कॉटेज एंड चीज़ एंड आइसक्रीम्स। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा खाना ऐसे पेशेंट को नहीं खाना है जब वो डाइसल्फराम दवा का इस्तेमाल कर रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप किसी पेशेंट को डाइसल्फाम देते हैं तब कभी भी पिकल्स यानी कि अचार, सलाद और जो वाइनेग्रेट आइटम्स होते हैं उसको नहीं खाना है, बीफ को नहीं खाना है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, इसमें क्या है, द क्लाइंट जो है वो ड्रिंक एनीथिंग जैसे कि अल्कोहल और विनेगर्स को भी कंटेन नहीं करना है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को नहीं खाना होता है जो कि क्या करती है, जो डाइसल्फाम है उसकी जो एब्जॉर्प्शन में मदद नहीं करती। और डाइसल्फाम जो कंडीशन है, डाइसल्फाम जो आपकी मेडिसिन है, इसके सिम्टम्स जो है अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कि भाई हो गया आपके वॉमिटिंग होता है, आपको सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाएगा, ये भी एक वो होता है। ठीक है, और उल्टी जैसे मन करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ए क्लाइंट हैज़ बिन रिसीविंग साइनोकोबाल्मिन, यानी कि एक क्लाइंट है जो विटामिन B12 क्या कर रहा है, को रिसीव कर रहा है विटामिन B12 को, जिसको साइनोकोबाल्मिन बोला जाता है, विटामिन B12। तो एक ऐसा क्लाइंट है जो साइनोकोबाल्मिन जो इंजेक्शन्स है विटामिन B12 के इंजेक्शन ले रहा है 6 वीक से, 6 हफ्ते से, पिछले 6 हफ्ते से विटामिन B12 के इंजेक्शन्स ले रहा है। तो कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग इंडिकेट करेगी कि मेडिकेशन जो है, जो दवा उसको दे रहे हैं, वो अपने सही डिजायर्ड इफेक्ट दे रही है, यानी कि वो अच्छे से काम कर रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन है न्यूट्रोफिल काउंट अगर 60% बढ़ जाता है तो क्या दवा सही काम कर रही है, या फिर बेसोफिल काउंट 0.5% हो जाता है, या फिर मोनोसाइट काउंट 2% और रेटिकुलोसाइट का 1%। तो बेहतर उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, बेहतर उत्तर होगा आपका डी। रेटिकुलोसाइट काउंट अगर 1% तक आ गया है तो मतलब विटामिन B12 का इंजेक्शन जो आप दे रहे हैं वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। क्योंकि बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, परनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है,
पर्निशियस एनीमिया देखने मिलता है विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, अब अगर 1% तक आ रहा है रेटिकुलोसाइट काउंट, तो इसका मतलब मेडिसिन जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन की। द नर्स हैज जस्ट रिसीव ए चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। ए नर्स है, उसने जस्ट अभी चेंज की है, मतलब रिसीव की है चेंज रिपोर्ट। जो चेंज शिफ्ट के अंदर जो रिपोर्ट मिलती है जब शिफ्ट चेंज होती है ना किसी नर्स की, उसमें जो रिपोर्ट होती है क्लाइंट की, उसको उसने रिसीव किया है जो अब नर्स ड्यूटी करेगी। विच क्लाइंट शुड बी नर्स असेस फर्स्ट। तो रिपोर्ट को देखते हुए कौन से क्लाइंट को, कौन से पेशेंट को नर्स सबसे पहले जाकर देखेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रायोरिटी के अनुसार। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है आपका, एक क्लाइंट 2 आवर पोस्ट लोबेक्टोमी। एक क्लाइंट है जिसको 2 घंटे पहले जो लोब है, ठीक है, लंग का, वो निकाल दिया गया है और 1500 सीसी आपका जो ड्रेनेज हुआ है उसके वहाँ से। सेकेंड ऑप्शन है, एक क्लाइंट है जिसको 2 दिन पहले गैस्ट्रिक्टोमी हुआ है, स्टोमक पार्ट को बाहर निकाल दिया है काट के, और उसके अंदर जो ड्रेनेज है वो बहुत स्केंटी ड्रेनेज आ रहा है, कम आ रहा है। तीसरा ऑप्शन, एक क्लाइंट है जो निमोनिया का है और इसका ओरल टेम्परेचर जब लिया गया तो वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। और चौथा ऑप्शन, एक क्लाइंट है जिसको फ्रैक्चर हुआ है किसका, हिप का, और वो पेशेंट जो है बक्स ट्रैक्शन पर लगा हुआ है। तो नर्स कौन से पेशेंट को प्रायोरिटी के अनुसार सबसे पहले जाके चेक करेगी, असेस करेगी, ठीक है, जब भी वो शिफ्ट के अंदर आ रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंदर जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा एक ऐसा पेशेंट जो कि 2 दिन पहले, 2 घंटे पहले जिसका लोबेक्टोमी हुआ है और 150 सीसी ड्रेनेज हुआ है। ये सबसे बेहतर उत्तर हो जाता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, इसलिए प्रायोरिटी के अनुसार ऐसे पेशेंट को सबसे पहले जाकर देखना होता है कि ड्रेनेज भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न की। सेवरल क्लाइंट आर एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम फॉलोइंग ए 3 कार व्हीकल एक्सीडेंट। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि एडमिट हुए हैं इमरजेंसी रूम में, जिसका 3 कार जो है, यानी कि जो ऑटो होता है आपका, उसका एक्सीडेंट हुआ है। विच क्लाइंट कैन बी असाइन टू शेयर ए रूम इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द डिजास्टर। कौन सा क्लाइंट जो है उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर जाना है आपको इस एक्सीडेंट के बाद में, वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका, ये प्रायोरिटी क्वेश्चन है, द schizophrenic client having visual and auditory hallucination and the client with ulcerative colitis। एक क्लाइंट तो ऐसा है जिसको विजुअली और ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है, किसकी वजह से, सीजोफ्रेनिया की वजह से, और जो क्लाइंट है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है। क्या ऐसे पेशेंट को आप पहले ले जाएंगे क्या, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इमरजेंसी रूम में। नहीं दोस्तों, ऐसे पेशेंट को आप पहले नहीं लेके जाएंगे। दूसरा बात करते हैं, क्लाइंट विद वो इज 6 मंथ प्रेग्नेंट। एक क्लाइंट है जो 6 मंथ की प्रेगनेंसी है, उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, और क्लाइंट जो है उसके फेशियल लैक्रिएशंस एंड ए ब्रोकन आर्म, फेस के ऊपर कट लगा हुआ है और हाथ भी टूट चुका है। तो हाँ, ये हो सकता है, इसको अभी रखते हैं स्टैंड बाई में हम, ये आंसर सही लग रहा है मुझको। ए चाइल्ड वोज पीपल्स आर फिक्स्ड एंड डायलेटेड एंड हिज पेरेंट्स एंड द क्लाइंट इज फ्रंटल हेड इंजरी। तो मतलब ये पेशेंट क्या हो गया है, बिल्कुल कोमा में चला गया है, तो ब्रेन डेड का पेशेंट मुझे नज़र आ रहा है, तो एक बार इसको भी रखते हैं। ए क्लाइंट वुड अराइव्स विद ए लार्ज पंचर वुंड टू द एब्डोमेन एंड द क्लाइंट विथ चेस्ट पेन। एक क्लाइंट है जिसको लार्ज कट लगा है एब्डोमेन पे, और क्लाइंट है जिसको चेस्ट पेन भी हो रहा है। तो क्या ऐसे पेशेंट को करेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंदर आपको बी ऑप्शन और डी ऑप्शन के अंदर मिक्सअप होगा। बी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपको एक जैसे लगेंगे, ये वाला भी थोड़ा कम प्रायोरिटी में नज़र आ रहा है। तो इन दोनों में से कैसे आंसर आप चुनेंगे, तो ध्यान रखना। मैं ऑप्शन की बात करूं तो इसके अंदर ऑप्शन मुझे बी वाला ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि प्रेग्नेंट क्लाइंट है, ठीक है, उसी बात हाथ भी टूटा हुआ है और फेस के ऊपर कट भी है। तो ऐसा पेशेंट जिसकी 6 मंथ प्रेगनेंसी है और साथ में उसके ऐसा पेशेंट भी है जिसको फेशियल पे कट लगा हुआ है, ब्रोकन आर्म ही, तो ऐसे पेशेंट को सबसे पहले आप इमरजेंसी रूम के अंदर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप क्या करते हैं, इसको सबसे पहले लेते हैं।
इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। द होम हेल्थ नर्स इज प्लानिंग फॉर ए डे विजिट, विच क्लाइंट शुड बी सीन फर्स्ट। एक होम हेल्थ नर्स है, वो घर होम विजिट के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो कौन से क्लाइंट को सबसे पहले जाकर वो देखेगी। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्थ सेट एग्जाम्स में, मेंस के अंदर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक होम हेल्थ नर्स है जो कि होम विजिट करने वाली है, तो कौन से वाले पेशेंट को सबसे पहले जाके वो देखेगी। पहला ऑप्शन दिया गया है, एक 78 साल का ओल्ड व्यक्ति है जिसको गैस्ट्रिक्टॉमी हुआ है 3 वीक पहले और उसको पैक ट्यूब कनेक्टेड है। बी ऑप्शन दिया गया है, द 5 मंथ ओल्ड डिस्चार्ज, 1 वीक का वो मतलब 5 मंथ का बच्चा है जो 1 वीक पहले डिस्चार्ज हुआ है, जिसको निमोनिया हुआ था और उसको दवाई चल रही है एमोक्सिसिलिन लिक्विड सस्पेंशन। तीसरा ऑप्शन एक 50 साल का व्यक्ति है जिसको मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन हुआ है और उसको वेंकोमाइसिन दवा चल रही है, किसके द्वारा, पीआईसीसी लाइन के द्वारा। चौथा ऑप्शन है, एक 30 साल का व्यक्ति है जिसको एक्सरवेशन ऑफ मल्टीपलर स्क्लोरोसिस हुआ है और उसको कॉर्टिसोन चल रही है वीनस कैथेटर के द्वारा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके चारों ऑप्शन में से मुझे सबसे बेहतर आंसर कौन सा लग रहा है। मुझे सबसे बेहतर आंसर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर देखा जाए, अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो डी ऑप्शन सबसे करेक्ट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो ऑप्शन डी है, तो प्रायोरिटी पे सबसे पहले मल्टीपल स्क्लोरोसिस वाले पेशेंट को ही आप ट्रीट करते हैं। ठीक है, जिसको कॉर्टिसोन चल रहा है सेंट्रल लाइन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मेथिलिन रेजिस्टेंट सॉरी, इसमें सबसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं आपके इसके अंदर कॉर्टिसोन सेंट्रल लाइन के द्वारा चल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो सकता है इसके अंदर, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एज कम्पेयर टू 3 ऑप्शन के देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा और फॉलो जो कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 86 क्वेश्चंस की बात करते हैं। द नर्स इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ चार्टिंग ब्लड ग्लूकोज रिजल्ट विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। आफ्टर टेकिंग टू द नर्स द चार्ज शुड बी। देखिए, एक नर्स है जो दोषी पाई गई है कि उसने ब्लड शुगर लेवल लिया ही नहीं है किसी पेशेंट का, लेकिन बिना ब्लड शुगर लिए ही उसने चार्ट के अंदर लिख दिया है कि उस पेशेंट का इतना ब्लड शुगर आया है। तो ये देखते हुए जो उसके ऊपर जो चार्ज नर्स है वो क्या करेगी, क्योंकि गलत प्रैक्टिस है, आपने बिना ब्लड को उसको लिए ही आपने चार्ट में ब्लड ग्लूकोज लिख दिया है, तो एक गलत चीज़ है। तो इसके खिलाफ जो क्या करेगी, एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर सकती है उसके खिलाफ। ठीक है, कौन से नर्स के खिलाफ कर सकती है, तो यह आंसर बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, विच इन्फॉर्मेशन शुड बी रिपोर्टेड टू द स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग। कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी जो है जो कि स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग, जैसे कि आपकी RUHS होती है राजस्थान की स्टेट बोर्ड। ठीक है, तो ऐसी कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, चार ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो स्टेट बोर्ड को बतानी होती है, रिपोर्ट करनी होती है नर्सिंग के अंदर। पहला ऑप्शन दिया गया है, द फैसिलिटी फेल्स टू प्रोवाइड लिटरेचर टू बोथ स्पेनिश एंड इंग्लिश। फैसिलिटी ने फेल्स टू प्रोवाइड लिटरेचर बोथ स्पेनिश एंड इंग्लिश। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी की इन्फॉर्मेशन है रिपोर्ट करनी होती है स्टेट नर्सिंग को। तो पहला ऑप्शन है, द फैसिलिटी फेल्स टू प्रोवाइड लिटरेचर इन बोथ स्पेनिश एंड इंग्लिश। जो फैसिलिटी है उसने वो लिटरेचर जो है स्पेनिश और इंग्लिश में प्रोवाइड करने में विफल रही, क्या ये आप दे सकते हैं क्या। दूसरा ऑप्शन है, द नेक्रोटिक काउंट हैज़ बीन इनकरेक्ट ऑफ द यूनिट फॉर पास्ट 3 days। जो नेक्रोटिक काउंट है, जैसे कि RUHS की बात कर रहा था ना, जैसे जैसे नर्सिंग बोर्ड कोई भी हो सकता है, स्टेट नर्सिंग बोर्ड, स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग जो नर्सिंग का हेड होता है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग का हेड होगा एक, ठीक है, वो इसके रिपोर्ट करना है। तो नेक्रोटिक काउंट हैज़ बीन इनकरेक्ट, नेक्रोटिक काउंट है जो इनकरेक्ट आ रहा है पिछले 3 दिन से, तो हाँ ये ज़रूर हो सकता है। तीसरा, द क्लाइंट फेल्स टू रिसीव एन इमिटाइज्ड अकाउंट ऑफ हिज बिल्स एंड सर्विसेज रिसीविंग ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे। ये आपको
अकाउंट्स डिपार्टमेंट से करना होता है पता, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन, द नर्सिंग असिस्टेंट असाइन टू द क्लाइंट विद हेपेटाइटिस फेल्स टू फीड द क्लाइंट विद गेव द बाथ। एक नर्सिंग असिस्टेंट है जिसको असाइन किया गया है क्लाइंट को देखने के लिए, जो कि हेपेटाइटिस का पेशेंट था, और फेल्स टू फीड द क्लाइंट एंड गिव द बाथ, वो खाना नहीं खिला पाया पेशेंट को, उसने बात दे दी। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, तो ये वाला भी नहीं करेंगे। लेकिन आप सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे? बी वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो जॉइंट कमीशन जो एक्रेडिटेशन होता है ना हॉस्पिटल का, जो हॉस्पिटल को मैनेज करता है, उसको ऐसी प्रॉब्लम चाहिए होती है जो कि इंपॉर्टेंट हो। अब बात की जाए आपकी जो क्लाइंट है जिसका नेक्रोटिक काउंट इनकरेक्ट आ रहा है 3 दिन से, नार्कोटिक काउंट जो है इनकरेक्ट आ रहा है 3 दिन से, आपने चेक किया है, तो इसकी सूचना आपको नर्सिंग बोर्ड को देनी होती है कि कोई मशीन अच्छे से काम नहीं कर रही हो। ठीक है, तो फैसिलिटी जो है उसका फेलियर देखने को मिल रहा है, तो ये आपको चीज़ क्या करनी पड़ती है, बतानी होती है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, विच नर्स शुड बी असाइंड ऑफ केयर फॉर द पोस्ट पार्टल क्लाइंट विथ प्री-एक्लेम्पसिया। कौन सी नर्स ऐसी है, मतलब विच नर्स शुड बी असाइंड टू केयर फॉर ए पोस्ट पार्टल क्लाइंट विद प्री-एक्लेम्पसिया। एक पोस्ट पार्टम महिला है जिसको प्री-एक्लेम्पसिया हुआ था, उसकी नर्स, कौन सी नर्स को उसकी केयर करने के लिए रखा जाए, ये आपको बोल रहे हैं। तो पोस्टमार्टम महिला का ख्याल रखने के लिए जिसको प्रेक्लम्सिया हुआ था उसका केयर रखने के लिए कौन सी नर्स बेहतर रहेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ए नर्स विथ 2 वीक्स एक्सपीरियंस ऑफ पोस्टमार्टम, एक नर्स जिसको मात्र 2 वीक्स का ही पोस्टमार्टम का एक्सपीरियंस है, या फिर एक नर्स है जो 3 साल का एक्सपीरियंस है लेबर में काम करने में और डिलीवरी काम करने में, या फिर एक ऐसी नर्स जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है सर्जरी में, या फिर एक ऐसी नर्स को 1 साल का एक्सपीरियंस है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में। तो बच्चों वाला तो देंगे ही नहीं, बच्चों की केयर कर रही है, सर्जरी वाले से मतलब नहीं है, 2 दिन ही हुए हैं तो बिल्कुल नहीं देंगे। डिलीवरी से रिलेटेड है तो फीमेल से रिलेटेड ना, प्री एक्लेम्पसिया एक्लेम्पसिया फीमेल से, ऑप्स गायनी से रिलेटेड नर्स है, तो इसको बेहतर आंसर हो जाएगा, इस वाले नर्स को केयर के लिए रख देंगे, क्योंकि इसको पता होता है सभी चीज़ों का, किस प्रकार से चीज़ें टैकल करनी होती है, क्योंकि ऑप्स गायने वार्ड में ही काम कर रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द क्लाइंट रिटर्न टू द यूनिट फ्रॉम सर्जरी विद ब्लड प्रेशर 90/50। एक क्लाइंट है जिसको 90/50 का ब्लड प्रेशर काउंट हुआ है, पल्स रेट की बात की जाए 132 आ रहा है, रेस्पिरेशन 30 आ रहा है, तो कौन सा नर्स प्रायोरिटी पे रखेगी इसको, कौन सी चीज़ प्रायोरिटी पे रखेगी नर्स? एक क्लाइंट है जो कि सर्जरी से यूनिट से लौटा है, उसका ब्लड प्रेशर 90/50 आ रहा है, मतलब कि कम आ रहा है, पल्स रेट भी बढ़ गया है, रेस्पिरेशन भी लगभग बढ़ गया है, तो क्या करेगी नर्स इसको देखते हुए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो सकता है इसका? कंटिन्यू टू मॉनिटर द वाइटल साइन, वाइटल साइन को कंटिन्यू करेगी मॉनिटर करना, फिजिशियन को कांटेक्ट करेगी और पूछेगी क्लाइंट से कैसा फील हो रहा है, आस्क द एलपीएन टू कंटिन्यू द पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर? मुझे लग रहा है कि इसके अंदर सबसे पहले कांटेक्ट करेगी फिजिशियन को, फिजिशियन को कांटेक्ट करना सबसे पहला काम होता है नर्सिंग का, सबसे पहले फिजिशियन को कांटेक्ट करेगी कि जो पेशेंट है वो शॉक में जा रहा है, तो क्या करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच असाइनमेंट शुड बी परफॉर्म बाय द लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स। जो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स होती है, जो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? शुड नॉट परफॉर्म, अच्छा नॉट पूछा है, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स क्या चीज़ नहीं करेगी, कौन सी चीज़ को नहीं करना है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फोली कैथेटर को इंसर्ट करना, तो ये काम तो कर सकती है नर्स, डिसकंटिन्यू द नेजुगेस्टिक ट्यूब, तो ये भी कर सकती है, ऑब्टेनिंग ए स्पुटम स्पेसिमेन, बिल्कुल कर सकती है, कौन सा नहीं कर सकती? ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इनिशिएट कभी भी नर्स को नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा हमेशा, लेकिन ये ऑप्शन आपको डी ही करना है इसमें, कि लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स जो है वो, उसको ये अधिकार नहीं होता कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन चालू करे। ठीक है, जो एलपीएन होती है वो ही ट्रांसफ्यूजन को चेक करेगी, पहले आईडी नंबर चेक करेगी, ठीक है, आईडी नंबर चेक के बाद में ब्लड ग्रुप चेक करेगी, उसके बाद में ही जो है इंपॉर्टेंट होता है कि वही लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स होती है ना,
ठीक है। नॉट परफॉर्म बाय द लाइसेंस, मतलब ये पूछ रहा है कि भाई ऐसा वो इनिशिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करती, ठीक है। ये सिर्फ आईडी नंबर को चेक करती है और ये करती है डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए, डॉक्टर के बिना उसके सामने कभी भी ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इसका काम सिर्फ चेक करना होता है, ठीक है, आईडी नंबर को, ठीक है। आजकल तो देखा जाए तो कर देते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस में नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये असाइनमेंट नहीं होता, इनका असाइनमेंट सिर्फ चेक करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, द नर्सिंग विटनेस द नर्सिंग असिस्टेंट हिटिंग द क्लाइंट इन द लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। एक लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी है जिसमें एक नर्स ये देखती है कि दूसरी नर्स असिस्टेंट जो है, नर्स का ध्यान रखने वाली नर्सिंग असिस्टेंट जो है, वो क्लाइंट को मार रही है, जो कि भर्ती हुआ है लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में भर्ती है। तो नर्सिंग असिस्टेंट जो है उसके प्रति क्या चार्जेस लग सकते हैं? तो नर्स असिस्टेंट जो है उसके प्रति असॉल्ट का चार्ज लग सकता है, यानी कि किसी को चोट पहुंचाना। तो ये आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 92 नंबर क्वेश्चन की, द नर्स इज प्लानिंग रूम असाइनमेंट ऑफ द डे। एक नर्स है वो प्लान कर रही है रूम असाइनमेंट्स ऑफ द डे, विच क्लाइंट शुड बी असाइंड टू द प्राइवेट रूम इफ ओनली वन इज अवेलेबल। अगर नर्स जो है ये असाइन कर रही है कि कौन सा क्लाइंट कौन से रूम में जाएगा, तो कौन से क्लाइंट को जो है प्राइवेट रूम मिलेगा अगर एक ही प्राइवेट रूम अवेलेबल है तो ऑप्शन देखते हैं। एक क्लाइंट है जिसको कशिंग डिसीज हो रही है, क्या इसको मिलेगा ये रूम, प्राइवेट रूम अलग से? डायबिटीज़ वाले पेशेंट को मिलेगा, एक्रोमेगली वाले पेशेंट को मिलेगा, मैक्सटीमा वाले पेशेंट को मिलेगा? ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? मैक्सटीमा तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। एक्रोमेगली वाले पेशेंट को क्या जरूरत है भाई प्राइवेट रूम की? डायबिटीज़ वाले को जरूरत नहीं है इतनी। क्रोन डिसीज वाले को, क्रशिंग डिसीज वाले को जरूरी है, इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरी है? क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, एक क्लाइंट है जिसको कशिंग डिसीज है, ठीक है, जिसके अंदर एडिनोकॉर्टिकुलर हाइपर सिक्रेशन हो रहे हैं, यानी कि आपके जो कॉर्टिसोन लेवल है उसके लेवल ज़्यादा हो रहा है, कॉर्टिकोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये जो है जो ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोन क्या कर सकता है, इम्यूनो सप्रेशन कर सकता है, जिससे पेशेंट जो है उसको इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। इसलिए ऐसे पेशेंट को सबसे अलग रखा जाता है, प्राइवेट रूम में रखा जाता है, ताकि और भी इन्फेक्शन उसको ना लगे। इसलिए क्या है, आप ऐसे पेशेंट को प्राइवेट रूम में रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, द नर्स इज मेकिंग असाइनमेंट ऑफ द डे, विच क्लाइंट शुड बी असाइन टू द प्रेग्नेंट नर्स। एक नर्स है जो ड्यूटी से असाइन कर रही है, ठीक है, तो कौन सी क्लाइंट, कौन विच क्लाइंट जो है शुड असाइन टू द प्रेग्नेंट नर्स, ये पूछा गया है। एक प्रेग्नेंट नर्स काम करी है आपके हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, अब उसको ड्यूटी देनी है, तो कौन सी ड्यूटी उसको देना सही रहेगा उसकी कंडीशन को देखते हुए? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए क्लाइंट, द क्लाइंट रिसीविंग लीनियर एसिलेटर रेडिएशन थेरेपी फॉर द लंग कैंसर। नहीं दोस्तों, कभी भी प्रेग्नेंट महिला जो होती है, ध्यान रखना, एक नर्स इज मेकिंग असाइनमेंट फॉर द डे, विच क्लाइंट शुड बी असाइन टू द प्रेग्नेंट नर्स। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक नर्स है जो ड्यूटी असाइन कर रही है नर्स, दूसरे नर्स की, तो कौन सा क्लाइंट को शुड बी असाइन टू द प्रेग्नेंट नर्स, तो कौन सा क्लाइंट जो है उसको असाइन करना है प्रेग्नेंट नर्स के अंडर, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। The client receiving linear accelerator radiation therapy of the lung cancer, the client with radium implant of the cervical cancer, the client who has just been administered soluble brachytherapy and thyroid cancer, a client with who returned from the प्लेसमेंट ऑफ इरिडियम सीड्स एंड प्रोस्टेट कैंसर। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ए आंसर इसका क्यों हुआ है? प्रेग्नेंट महिला जो है उसको कभी भी असाइन नहीं करना चाहिए क्लाइंट जिसको अंदर कोई रेडियो एक्टिव प्रेजेंट हो, ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रेजेंट हो ऐसे पेशेंट को नहीं करना है। इसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रेजेंट है, इसके अंदर भी प्रेजेंट है, इसके अंदर भी प्रेजेंट है, तो तीनों के अंदर तो करना ही नहीं है। जिस पेशेंट के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट है उसको कभी भी ऐसे नर्स के अंडर में नहीं रखना जो कि नर्स प्रेग्नेंट हो, ठीक है। इसलिए लीनियर एसिलेटर को जो पेशेंट आई है अभी, ठीक है, जिसने लीनियर एसिलेटर के माध्यम से जो है की है, तो उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट को नहीं करने, क्योंकि जिसके अंदर रेडियो एक्टिव इम्प्लांट पहले से हो, तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही मुझे लग रहा है ए कंपेयर टू 4 ऑप्शन से, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट
द क्लाइंट इज रिसीविंग हिपेरिन फ्रॉम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। एक क्लाइंट है जो कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है किसी पेशेंट को और वो हिपेरिन चल रही है उसकी, यानी कि एंटीकोगुलेंट चल रही है। लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज में अंदर क्या हुआ है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है। तो कौन सी ड्रग्स देनी सही रहेगी और कौन सी ड्रग्स जो है उसके रिवर जो साइड इफेक्ट जो है उसके रिवर्स करेगी हिपेरिन के। ध्यान रखना दोस्तों, हिपेरिन जो है ये एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट होता है और इसकी जब मात्रा बढ़ जाए तो इसका एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामिन सल्फेट। क्या होता है, प्रोटामिन सल्फेट होता है, इसलिए ये आंसर बिल्कुल से हो जाएगा। जब हिपेरिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करने के लिए प्रोटामिन सल्फेट उसका एंटीडोट लगाया जाता है ताकि साइड इफेक्ट्स कम देखने को मिले। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। द क्लाइंट इज एडमिटेड विद द बीपी ऑफ 201 एंड 120। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है आपका 110 210 आ रहा है और डायस्टोलिक 120 आ रहा है, मतलब कि हाइपरटेंशन का शिकार हो चुका है भयंकर पेशेंट। पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड बना हुआ है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड की मात्रा बढ़ी हुई है। अब डॉक्टर ने कहा कि ऐसे पेशेंट को फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए बॉडी से फ्रूसेमाइड दीजिए आप 40 mg IV के माध्यम से। तो हाउ शुड द नर्स एडमिनिस्टर्ड द प्रिस्क्राइब मेडिसिन फ्रूसेमाइड टू द क्लाइंट। तो फ्रूसेमाइड को कैसे देना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या गिविंग 1 से 2 मिनट के अंदर देना होता है, या IV पिगी बैग के द्वारा हैंगिंग देना होता है, या नॉर्मल सलाइन के द्वारा देना होता है, या फिर उसको वीनस असेस होता है तभी देना होता है। ध्यान रखना, पेशेंट के अंदर 210/120 BP हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर गया है बॉडी के अंदर। तो बहुत ही जल्दी 1 से 2 मिनट के अंदर ये लैक्सिस को फ्रूसेमाइड को देना होता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी लैक्सिस को अप्रोक्सीमेटली 1 ml प्रति मिनट की दर से देना होता है ताकि हाइपोटेंशन से बचाव हो सके। ठीक है, इसलिए 1 से 2 मिनट के अंदर होता है देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। द फिजिशियन प्रिस्क्राइब कैप्ट्रोपिल। कैप्ट्रोपिल दवा किसी पेशेंट को देनी होती है, ये फिजिशियन ने ऑर्डर कर दिया है, कितनी, 25 mg। ठीक है, फॉर द क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन, ऐसा क्लाइंट जो कि हाइपरटेंशन का शिकार है। तो कौन सा एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिलेगा जब भी आप कैपोटन दवा को देते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो एक पेशेंट है जो परसिस्टेंट कफ का पेशेंट है, जिसको है ना, जो परसिस्टेंट कफ है, सॉरी, एक परसिस्टेंट कफ जो होता है ना, वो एडवर्स इफेक्ट होता है किसका, आपके कैपोटन दवा का। ठीक है, इसलिए आप कौन सा ऑप्शन दे सकते हैं, बी ऑप्शन दे सकते हैं। जब भी कैप्टन दवा आप देते हैं तब क्या होता है, परसिस्टेंट कफ की समस्या देखने को पेशेंट में मिलती है, जो कि एडवर्स रिएक्शन होता है किसका, कैप्टन दवा का। नेक्स्ट बात करें, डॉक्टर ऑर्डर 2% नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट इन ए 1 इंच डोज एवरी 12 आवर। डॉक्टर ने ऑर्डर किया है कि 2% नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट लगाना है किसी पेशेंट को इन ए 1 इंच डोज में और एवरी 12 घंटे में लगानी है। तो प्रॉपर एप्लीकेशन नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट लगाने के लिए क्या करेंगे आप, किस प्रकार से नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट लगाएंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। रोटेटिंग एप्लीकेशन साइड, क्या एप्लीकेशन साइड को रोटेट करके करना है, या फिर एप्लीकेशंस को चेस्ट पे लिमिट करना है, या फिर रब करना है स्किन पे, रब तो बिल्कुल नहीं करना है, और गॉस पीस ड्रेसिंग से कवर करना है, नहीं। लिमिटिंग एप्लीकेशन टू द चेस्ट, नहीं। रोटेटिंग एप्लीकेशन साइड, साइड जो है उसको बदलते रहना है जब भी आप नाइट्रोग्लिसरीन को देते हैं, हर 12 घंटे के अंदर ऑइंटमेंट को लगाते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लीडोकेन दवा जो मेडिकेशन लगातार चल रही है किसी क्लाइंट को, जिस लीडोकेन दवा किसी पेशेंट को चल रही है लगातार, तो पेशेंट के अंदर क्या चीज़ देखने को मिल सकती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आर्टेरियल टेकिकार्डिया, वेंटिकुलर टेकिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, या वेंटिकुलर ब्रेडिकार्डिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा पेशेंट जो कि लीडोकेन है, उस पेशेंट को क्या हुआ है, वेंटिकुलर टेकिकार्डिया हुआ है, इसलिए ऐसे पेशेंट को जो है लीडोकेन दवा दी जाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, वेंटिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है, ये मेडिकेशन क्या करती है, धीरे धीरे स्लोली
एग्जर्ट होती है और एरिथमेटिक इफेक्ट को क्या है कम करती है, स्टिमुलेशन को थ्रेशोल्ड को बढ़ाती है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को कम करती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एक क्लाइंट है जो कि इमरजेंसी रूम के अंदर भर्ती हुआ है, जिसको क्या हुआ है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की समस्या है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, एंजाइटी हुआ है। तीसरी चीज़ टैकीकार्डिया हुआ है। तो जब आपने ईसीजी देखी तो उसमें क्या देखा आपने, आर्टेरियल फिब्रिलेशन वाली कंडीशन देखी और उसके साथ में वेंट्रिकुलर रेस्पॉन्स की रेट जो है यानी कि हार्ट बीट जो है 130 बीट पर मिनट चल रही है। तो डॉक्टर ने ऑर्डर किया कौन सी दवा, क्यूडिनिन दवा को, क्यूडिनिन सल्फेट को ऑर्डर किया। तो वाइल ही रिसीविंग क्यूडिनिन, जब भी वो क्यूडिनिन दवा का इस्तेमाल ले रहा है तो नर्स शुड मॉनिटर हिज ईसीजी फॉर। ध्यान रखना, क्यूडिनिन दवा को जब भी आप लेते हैं तो नर्स क्या चेक करेगी, ईसीजी में क्या चीज़ें आनी चाहिए। ध्यान रखना, क्यूडिनिन जो है ये क्या कॉज करती है, ये वाइड एंड क्यूटी इंटरवल्स को देखती है। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, प्रोलॉन्ग यूटी इंटरवल। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा जब भी आप क्यूडिनिन दवा चलाते हैं, क्योंकि ये करती है, ये कॉज करती है क्यूटी इंटरवल के अंदर वाइडेंट, मतलब क्यूटी क्यूटी इंटरवल के अंदर थोड़ी वाइडेंट देखने को मिलती है। और हार्ट ब्लॉक की एक एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है हार्ट ब्लॉक की ये। बाकी साइन तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस के हैं, बाकी तीनों ये एमआई के होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको क्यूडिन दवा दे रहे हो तो मॉनिटर करते रहना है इस चीज़ पे कि प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल तो नहीं है। अब बात करते हैं आज का आखिरी प्रश्न। द फिजिशियन हैज प्रिस्क्राइब्ड ट्रांसक्लोप्रामाइन सल्फेट, यानी कि पैरानेट करके दवा आती है, ये चल रही है किसी पेशेंट को, ये प्रिस्क्राइब की गई है और कब कितनी की गई है, 100 mg बीडी। द नर्स शुड टीच द क्लाइंट टू रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग फूड्स कंटेनिंग टायरामाइन बिकॉज। देखिए जो भी दवा चल रही है, जैसे आपकी ट्रांसलाइन क्रोमामाइन सल्फेट पैरेंटेड दवा जो चलती है 10 mg बीडी देने के लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है नर्स को। तो ध्यान रखना, डॉक्टर कह रहा है कि आपको टायरामाइन डाइट कम लेनी है, ऐसे फूड जिसमें टायरामाइन ज़्यादा होता है ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, नहीं खाना है। क्योंकि दोस्तों जो टायरामाइन डाइट होती है क्या कॉज कराती है आपकी, ये कॉज कराती है हाइपरटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि हाई टायरामाइन डाइट कौन से वाले पेशेंट को नहीं देनी है, जिनके अंदर हाइपरटेंशन होता है। कि क्लाइंट जो जिनके ऐसे फूड खा रहा है जिसके अंदर हाई टायरामाइन है, वो क्या है, वो क्या करा सकती है, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्रॉस करा सकती है, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्रॉस करा सकती है। और जैसे फूड की बात की जाए तो एग्जांपल की बात करूं तो आपके चीज़, इसके अंदर हाई टायरामाइन डाइट है। और शॉर क्रीम, यह भी बात की जाए सिनेटी वाइन, यह बात की जाए आपके पिकल्ड हियरिंग, लिवर, कैंड फिग्स, बनानास, एवोकाडोस, चॉकलेट, सोया सॉस, यीस्ट, फावा बीन्स। ठीक है, ये सभी जो है हाई टायरामाइन डाइट होती है, इनको हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को नहीं खाना होता है, ये ध्यान रखना। तो ये था आपकी क्लास, आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक का बटन नीचे दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन भी दिया हुआ है, और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में, और फॉलो कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के। ठीक है, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे, हर पीडीएफ मिलता रहे। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास आपको, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। देखते रहिए नर्सिंग विद नितिन यूट्यूब चैनल को। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।